बजट 2026 में जो एसटीटी में वृद्धि की गई थी, करीब 150% की वृद्धि एफएनओ के सेगमेंट में की गई थी। फ्यूचर्स को लेकर के, ऑप्शंस को लेकर भी वृद्धि की गई थी। तो एसटीटी की जो वृद्धि की गई थी उसको लेकर के अब जो है मुद्दा खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि एनएससी ने सरकार को लिख करके, यानी एक्सचेंज ने सरकार को लिख करके भेजा है कि इसको रोल बैक करने की जरूरत है। ब्रोकरों ने भी लिख करके भेजा है कि इसको जो है रोल बैक करने की जरूरत है, यानी ये जो बढ़ोतरी की जा रही है जो कि अप्रैल 1 से लागू होती हुई दिखाई पड़ेगी, इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि अगर इसे वापस नहीं लिया जाएगा तो कई सारे मार्केट में फंडामेंटल खतरे उभर कर सामने आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये विषय इसलिए भी है क्योंकि इसको सिर्फ एक संदर्भ में देखा जा रहा है कि इससे जो है आम निवेशक ट्रेड कम करेंगे, वो इक्विटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो फ्यूचर मार्केट है उसकी लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी की पूरी घटना क्या है, क्यों है और इसका क्या महत्व है अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स मार्केट में कुछ भी करते हैं तो। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। तो जैसे मैंने कहा एसटीटी वाले मुद्दे को, तो एसटीटी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है या यूं कहिए जो एलटीसीजी है वो ये सारी कुछ टैक्सेशन को लेकर के लगातार मुद्दा गर्म होता रहा है और एसटीटी को एलटीसीजी से रिप्लेस करने की बातें चलती रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों बने हुए हैं और एक प्रकार का डबल टैक्सेशन है। ये सिर्फ ये मुद्दा यहाँ पे नहीं है, इसका जो जिस कारण से एनएससी ने लिखकर भेजा है, ब्रोकरों ने लिखकर भेजा है, वो ये डबल टैक्सेशन का मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये कहा है और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि मार्केट में लिक्विडिटी ही खत्म हो जाए। कैश सेगमेंट की लिक्विडिटी एफएनओ के बढ़े हुए एसटीटी के नाते प्रभावित हो सकती है। एक एग्जांपल समझिए, फिर मैं इस पूरी की पूरी बात को और बेहतर समझा पाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा म्यूचुअल फंड है या एक कोई बड़ी एएमसी है या कोई भी एक बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले एचएनआई लोग हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको बड़े नंबर्स में स्टॉक्स को खरीदना या बेचना होता है, उसको लिक्विडिटी की जरूरत है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। बहुत बड़े स्टॉक जैसे आप रिलायंस की बात करिए, आईसीआईसीआई बैंक, वहां वो लिक्विडिटी फिर भी मिल जाएगी। लेकिन मान लेते हैं किसी को कल्याण ज्वेलर में काम करना है या एफएनओ के किसी अन्य स्टॉक्स में काम करना है। दो प्रकार की कैटेगरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखते होंगे तो म्यूचुअल फंड की मजबूरी भी है कि वो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो एफएनओ में काम करते हैं उन्हीं को बाई या सेल करते हैं। क्यों? अब जरा समझने वाली बात है कि मान लेते हैं किसी बड़े प्लेयर को या म्यूचुअल फंड को ही 1 करोड़ शेयर खरीदना है किसी एबीसीडी कंपनी की जो कि लिस्टेड है। मैं सिंपल नाम ले लिया कि एबीसीडी कंपनी जो कि लिस्टेड है, जो कि एफएनओ में काम करती है, उसका 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं किसी को। अब अगर उसको खरीदने हैं तो वो क्या करेगा? वो अगर नॉर्मल मार्केट में जाएगा, यानी जैसे बाजार में एनएससी बीएससी में जाएगा और खरीदने के लिए जाएगा, तो दो बातें होंगी। पहला तो उसको सेलर नहीं मिलेगा इतनी बड़ी क्वांटिटी का, तो हो सकता है उसको 2 दिन 3 दिन तक खरीदारी जारी रखनी पड़ जाए। बहुत कम लिक्विड स्टॉक्स हैं, जैसे मान लेते हैं एक सोलर इंडस्ट्री नाम की कंपनी है जो डिफेंस की कंपनी है, सरकार की कंपनी, इस टाइप की कंपनी में अगर कोई खरीदारी कर रहा हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं। अब अगर वो खरीदने जाएगा तो उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी, उतनी लिक्विडिटी नहीं है। अब अगर वो खरीदने जा रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कैसे करे? वो उसको शेयर तो खरीदने थे, तो अब और क्वांटिटी भी उसको काफी ज्यादा लेनी है। तो पहली चीज है कि उसको सेलर नहीं मिलेगा। सेलर नहीं मिलेगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक खरीदना पड़े, और चूंकि उसको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, मान लेते हैं कि 12,000 का शेयर का प्राइस है, अगर वो 1 करोड़ शेयर खरीदने आएगा, मार्केट में खरीदेगा, तो वो स्टॉक का शेयर प्राइस वैसे ही, यानी सिर्फ उसी एक व्यक्ति या उसी एक इंस्टीट्यूट के खरीदने के नाते वो 13,000 हो सकता है। 12,000 की चीज 13,000 हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदने वो आ रहा है, लेकिन सामने सेलर तो नहीं है। ऐसे में 12,000 पे खरीदी जाने वाली चीज जब 13,000 पे खरीदी जाएगी, तो जिस भी कारण से वो म्यूचुअल फंड या बड़े प्लेयर उसको खरीद रहे थे, वो उसको खरीदने से हतोत्साहित होंगे कि हम क्यों खरीदें, क्योंकि हमारे ही खरीदने से 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा या 10% स्टॉक बढ़ जाएगा, 20% स्टॉक बढ़ जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। वो 20% कौन चुकता करेगा उसको? वो बड़ी दिक्कत सामने आ जाएगी। ऐसे में एफएनओ सेगमेंट यूज किया जाता है शेयर को बेचने और खरीदने के लिए। सेम केस सेलिंग के लिए भी है। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ शेयर हैं और वो सेल करना चाहता है, 13,000 पे सेल करना चाहता है, उसके 1 करोड़ की सेलिंग के नाते ही स्टॉक का प्राइस 12,500 आ जाएगा या 12,000 आ जाएगा, क्योंकि उतना काउंटर में खरीदने यानी बायर भी होना चाहिए, नहीं रहेगा तो वो एफएनओ सेगमेंट की मदद लेगा। जाहिर सी बात है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर उसको स्टॉक खरीदना है
1 करोड़ शेयर ही खरीदना है तो लॉट के हिसाब से वो 1 करोड़ के आसपास की संख्या को धीरे धीरे गति से फ्यूचर्स में खरीदेगा। इसके बाद ऑप्शन, जब उसके बाद वो इक्विटी में खरीदना शुरू करेगा, ये भी हो सकता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मान लेते हैं उसने पहले 10 लाख फ्यूचर खरीदे और 10 लाख स्टॉक्स भी खरीदे। चूंकि स्टॉक प्राइस, वो उसके खरीदने से स्टॉक प्राइस बढ़ता जाएगा, इसलिए फ्यूचर प्राइस में उसको तकलीफ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस भी उसके अपेक्षा बढ़ेगी। लेकिन जो एवरेज वैल्यू है, चूंकि उसकी जो इक्विटी खरीदने की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुछ शेयर 12 मिलेंगे, कुछ 12,100 मिलेंगे, कुछ 12,200 मिलेंगे, तो जो इक्विटी की खरीद है उसकी वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन चूंकि उसने फ्यूचर भी खरीदा हुआ है तो एवरेज वैल्यू जो है वहां पर मेंटेन्ड रहेगी और उस फ्यूचर के नाते वो अपनी क्वांटिटी को खरीद पाएगा और एक एवरेज वैल्यू पर वो फ्यूचर से निकल जाएगा। मान लेते हैं एवरेज वैल्यू 12,500 की बनी, तो 12,500 पे फ्यूचर से निकल जाएगा। फ्यूचर के केस में उसको कुछ बनेगा नहीं, यानी प्रॉफिट कुछ खास नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, वो वही प्रॉफिट के बराबर होगा लगभग, माना ये जाता है, जो कि इक्विटी में लॉस होगा। चूंकि 12,000 से लेके 12,500 या 12,000 से लेके 13,000 तक जब वो शेयर लगातार खरीदता रहा, तब जाकर के उसका एवरेज 12,500 का आएगा। अब चूंकि एवरेज 12,500 आया और फ्यूचर का एवरेज भी उसका लगभग 12,500 के आसपास जाएगा, तो फ्यूचर में थोड़ा पैसा बन सकता है या थोड़ा लॉस हो सकता है, वहां से एग्जिट करेगा। बट जो नेट लॉस आपका उसका जो आपका आता है 16 जो आप उसने इक्विटी खरीदने से, वो बैलेंस आउट कर पाया वो फ्यूचर से। यही सेम कहानी निकलने पर है। निकलते वक्त इसकी ज्यादा जरूरत होती है, तब वो फ्यूचर शॉर्ट किया जाता है। जैसे 13,000 पे बेचना है तो 13,000 से लेकर के 12,800 तक वो फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके इक्विटी को लिक्विडेट करेंगे, ताकि जो है पैसा निकाल पाएं। दोनों ही केसेज में अपने पोजीशन को एग्जिट और एंट्री लेने के लिए ही बड़े प्लेयर को फ्यूचर्स की जरूरत होती है। तो ये लिक्विडिटी का मामला भी है। अब जो बातें कही गई ब्रोकर या एक्सचेंज की तरफ से, वो यही है कि लिक्विडिटी का क्रंच हो सकता है। ऐसे में जो नॉर्मल प्राइस बिहेवियर है वो प्रभावित हो सकता है। साथ में जब फ्यूचर की लिक्विडिटी कम होगी, क्यों कम होगी? जब आपने फ्यूचर में 150% एसटीटी बढ़ा दिया, तो आम प्लेयर यानी जो आम लोग हैं या जो एक ठीक ठाक से ट्रेडर हैं, वो फ्यूचर्स में काम ही नहीं करेंगे। ऐसे में फ्यूचर में, चूंकि अभी तो इंस्टीट्यूट को तो वो करना ही है, लेकिन अब फ्यूचर में जो उसकी मार्जिन है, कारण ये है कि तब तो लिक्विडिटी मिल रही थी फ्यूचर में थोड़ी बहुत, अब फ्यूचर की लिक्विडिटी और कम हो जाएगी। तो जब फ्यूचर की लिक्विडिटी ही कम हो जाएगी तो शेयर को यानी फ्यूचर को ही खरीदने में उसको नुकसान आने लगेगा, फिर उसके बाद इक्विटी के साथ भी उसको नुकसान आने लगेगा एवरेज आउट करने में, और दोनों ही परिस्थितियों में फिर ओवरऑल जो मार्जिन है उसकी सिकुड़ती है, या यूं कहिए जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है बाई या सेल का, वो काफी ज्यादा उसके लिए परेशानी भरा हो जाता है और ऐसे में वो फिर स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। ये बड़ी पोजीशन एफआईआईज के साथ भी होती है और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले सालों में जब से एसटीटी में लगातार वृद्धि हो रही है टैक्सेस को लेकर के, एफआईआईज भारत में नहीं टिक रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं और डीआईआईज की समस्या बढ़ने लगेगी अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। एचएनआईज भी बहुत ज्यादा भारतीय बाजारों से संतुष्ट नहीं है। जो डेटा आए हैं, जैसे रिटेल ने इस जो डेटा अभी आज जारी हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से, उसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्विटी में बात कर रहा हूं, डायरेक्ट पोर्टफोलियोज जो होते हैं 9.2% रिटेल पब्लिक होल्ड करती थी टोटल पोर्टफोलियोज में, अब वो 7.2% के इर्द गिर्द पहुंच रही है, यानी करीब 2% के कमी आई है रिटेल पार्टिसिपेशन में ओवरऑल होल्डिंग्स में। तो वो दिक्कत भरा है। इसमें बड़े प्लेयर भी हैं, प्रॉप भी है, सब है। तो अगर आप इस तरह से लिक्विडिटी क्रंच होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इसको रोल बैक किया जाए, नहीं तो पूरी मार्केट का प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसके लिए एक एग्जांपल कोरिया का बहुत हद तक दिया जाता है। कोरिया का एग्जांपल ये था कि एक वक्त था जो कि 1990-2000 की रेंज, जो आप 10 साल का समय मानिए, उस समय कोरियन स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स में से एक बन चुका था। ऑप्शंस और फ्यूचर मार्केट हावी था, वहां पर बड़े मात्रा में ट्रेड होता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सरकार को लगा कि नहीं, रिटेलर को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो सेफ गार्ड करने का नजरिया भारत में देखने को मिल रहा है, लगभग उसी तरह का नजरिया वहां बनने लग गया। यद्यपि इस बात का कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि जो सेबी की रिपोर्ट आई है परसों नरसों में, उसमें भी यही बताता है पहले 94% लोग एफएनओ में लॉस कर रहे थे, लेकिन उसमें कितना परसेंटेज टैक्स है वो कोई नहीं बता रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 40-50% तो सिर्फ टैक्स के नाते है, और लेकिन अभी भी वो 92% है लॉस वाले, और ट्रेडर भाग गए हों ऐसा नहीं है, और वो संभव भी नहीं है। दूसरी चीज है, किसी को भी जो काम करने की इच्छा है उसे वो
काम करने देने की स्वतंत्रता मिलनी भी चाहिए। अगर वो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जैसे अगर आप किसी को ट्रेड करना है, ऑप्शन फ्यूचर में वो नहीं मिलेगा, तो वो ग्रे मार्केट की तरफ बढ़ेगा, जिसमें बहुत सारा लोगों को नुकसान, तो पूरा कैपिटल ही उड़ जाएगा। यूँ कहिए सरकार को टैक्स का लॉस होगा, जो डब्बा ट्रेडिंग है उसकी तरफ लोग बढ़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब टैक्स के नाते या किसी भी प्रॉब्लम के नाते जो रियल मार्केट प्रैक्टिस है अगर उसको प्रभावित किया जाएगा, तो जो अंडर मार्केट प्रैक्टिस है वहां बढ़ने का खतरा तो बढ़ ही जाता है, और वो उसके नाते फिर जो है दोनों को नुकसान है, आम जनता को भी नुकसान है और सरकार को टैक्स का भी लॉस है। लेकिन कोरिया में क्या हुआ था, तो कोरिया में मुद्दा यही हुआ कि वहां पर आम पब्लिक के सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए, और उससे मार्केट जो है, नॉर्मल मार्केट जो एक बहुत स्मूथ चल रही थी और माना ही जा रहा था कि कोरियन स्टॉक मार्केट काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो एकाएक करके कोरियन स्टॉक मार्केट ठंडा हो गया और वो दुनिया के टॉप 10 से भी बाहर हुआ। आज स्थिति ये है कि 26 साल बाद बहुत सारे परिवर्तन पिछले 2012 से लेकर 2026 के बीच में कोरियन स्टॉक मार्केट में किए गए। 10 साल में कोरिया का मार्केट खराब हुआ, लेकिन पिछले 10-12 सालों में सारे नियमों को बदला गया है। आम जनता के हिसाब से जो बनाए गए थे वापस से सही नियम, या यूं कहिए जो मार्केट फ्रेंडली नियम है, वो सब बनाने के बावजूद भी कोरियन स्टॉक मार्केट में वो लिक्विडिटी नहीं आई है। कोरियन स्टॉक मार्केट अब अपने लाइफ हाइज के इर्द गिर्द जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बना पाया है, या यूं कहिए 10% से कंपाउंड रिटर्न जो है कोरियन स्टॉक मार्केट नहीं दे पाया है, जो कि भारत की बाजारें देती रही हैं। और आम निवेशक का जो पार्टिसिपेशन है वहां काफी कम हुआ है, और बाहरियों का भी। इसका असर ये हुआ कि जो वेल्थ क्रिएशन हो सकती थी पब्लिक की भी, गवर्नमेंट की भी और सबकी, वो कम हो गई। तो भारत के लिए ये बड़ा जरूरी है कि इसको समझें कि अगर हम लगातार सिर्फ सेफगार्ड के पोजीशन में जाते हैं, और ये सारी बातें जो हैं अलग अलग जगहों से उठ के सामने आ रही हैं, पहले भी आती रही हैं, कि अगर हम सिर्फ सेफगार्ड के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बड़ी होगी और पूरी मार्केट अगर की स्थिति खराब होगी। अगर रिटर्न्स नहीं बनेंगे तो आप कितना भी म्यूचुअल फंड की चर्चा कर लीजिए, कितना भी ज्यादा ऐड कर लीजिए, अल्टीमेटली वहां भी इनफ्लोज कम होने लगेंगे। म्यूचुअल फंड वाले लॉन्ग टर्म करते रहेंगे, चूंकि उनका एयूएम बढ़ाएगा, और चूंकि एयूएम बढ़ेगा तो उनको पैसा बन जाएगा। लेकिन 10 साल में अगर आप 10% से रिटर्न बना के देंगे 6 से 7% की महंगाई में, तो अल्टीमेटली आप पैसा कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो ये भी बात है। तो मार्केट को नॉर्मल बनाने रखने के लिए, उसके स्मूथ संचालन के लिए भी जरूरी है कि एफएनओ मार्केट बेहतर से बेहतर हो और वहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। साथ में जैसे मैंने कहा, पूरी लिक्विडिटी की कहानी समझाई, तो अगर लिक्विडिटी घटती है तो कोई भी व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड में है या फिर बड़े प्लेयर हैं, वो आपके मार्केट से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रेड्स, वो भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ किसी भी तरह का जो खर्च है, चाहे वो ट्रेड को बनाने के लिए या किसी भी प्रकार से ट्रेड को क्लोज करने के लिए, यानी जो ऑपरेशनल चार्ज है वो बढ़ जाता है। और जब ऑपरेशनल चार्ज बढ़ जाएगा तो वो आपकी मार्केट को छोड़ के किसी और देश की मार्केट की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसे में टोटल मार्केट जो है वो साइज में भी छोटी होती है और टोटल मार्केट प्रैक्टिस भी स्लो होने लगती है। तो ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल सही नहीं है कि इसका सीधा कोई संबंध है रिटेल पब्लिक के सेफगार्ड करने से। सरकार ये बात कह सकती है कि उसको टैक्स चाहिए इसलिए उसने बढ़ा दिया है, लेकिन अगर इस नाते बढ़ाया गया है तो भी दिक्कत है, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी अभी भी एफएनओ मार्केट में भारत में नहीं है। भारत में अगर विदेश मार्केट ओपन की जाए या भारत में लोगों को बाहर ट्रेड करने की फुल स्वतंत्रता मिले एफएनओ में, तो शायद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा तबका बाहर या यूएसए स्टॉक मार्केट या ब्रिटेन के स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना चाहेगा, क्योंकि वहां लिक्विडिटी ज्यादा है। तो वो चूंकि हमारे यहाँ बाउंड है तो हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे भी भारतीय बाजार रात में बंद रहते हैं, कुल 6.5 घंटे ट्रेड होते हैं, रात में ट्रेड नहीं है। प्रॉब्लम वो भी है क्योंकि बहुत बड़े बड़े गैप अप या गैप डाउन होते हैं। बड़े ट्रेडर्स के लिए ये भी एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ फ्यूचर 24 घंटे या कम से कम 17-18 घंटे भी ट्रेड नहीं होते। इवन गिफ्ट निफ्टी भी भारत के व्यक्ति ट्रेड नहीं कर सकते, वो ट्रेड होती है भारत में ही, गुजरात में, लेकिन हम कर नहीं सकते। तो वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लिक्विडिटी इसके नाते भी तकलीफ में रहती है और ऊपर से एक नई तकलीफ। तो इस सारे मुद्दे को लेकर के जिस तरह से थोड़ा लेकिन सोशल मीडिया में बातें उठने लगी हैं, एसटीटी के रोल बैक की बात की जा रही है। अब अगर ये रोल बैक हो जाए, लेकिन उम्मीद मुझे नहीं है कि सरकार यहाँ पर रोल बैक वॉक करेगी, क्योंकि सरकार को टैक्स की जरूरत है और वो
लगातार टैक्स के फ्रंट पर शेयर बाजार को पे ऊपर टैक्स लगाती ही रही है, तो रोल बैक की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बाजारों के सेहत के लिए और सेंटीमेंट के लिए कि सरकार कम से कम जानना सुनना चाहती तो है, कम से कम उसके लिए बेहतर होगा। और उस केस में फिर टोटल मार्केट अच्छा होगा। अगर मार्केट अच्छा होगा तो अपने आप लोगों का प्रॉफिट बनेगा तो टैक्स बनेगा और हर एक व्यक्ति को फायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ एसटीटी बढ़ता गया और एफएनओ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं तो फिर पूरे मार्केट प्रैक्टिस खराब होती है, लिक्विडिटी खराब होती है और ऐसे में दिक्कत जो है आपको पूरे के पूरे बाजारों को लेकर के अब बनी रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि एसटीटी जो है ऐसी चीज़ है कि जो 2000 इवन अगर आप इसका टाइमलाइन देखोगे तो 2005 से एसटीटी रही है। बीच में जो है यूपीए सरकार ने रोल बैक भी किया है एसटीटी को 1 से 2 बार। अगर उसकी आप पूरी टाइमलाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि रोल बैक हुए हैं। तो क्या यहाँ पे वापस से ऐसा रोल बैक किया जा सकता है? कुछ लोग कहेंगे कब रोल बैक हुआ था, तो रिड्यूस किया गया था FY06 में। अगर मैं पूरी टाइमलाइन ही बता दूं तो 1 अक्टूबर 2004 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब सारे सेगमेंट के ऊपर एसटीटी लगाई गई 0.25 से लेकर 0.10 बोथ साइड सेल और बाई साइड, डेरिवेटिव्स में और डिलीवरी में और डेरिवेटिव्स पे सेल साइड लगाई गई थी। तो FY06 में थोड़ा सा इसको वापस से कम भी किया गया था, FY06 में कम किया गया, फिर 2009 में उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया और मोटा मोटी वो जो है 2004 की रेंज में पहुंच गया था। फिर वापस से जो है इंट्राडे एसटीटी रिड्यूस की गई, 2014 में इंट्राडे जो एसटीटी थोड़ी रिड्यूस की गई थी, लेकिन वहाँ पर फिर जो है एसटीसीजी 15% से तक पहुँच चुका था। तो लेकिन हाँ, वहाँ पर एलटीसीजी उस टाइम तक एग्जम्प्टेड था। फिर 2018 में वापस से इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया अरुण जेटली जी के नाते के कारण, और उन्होंने कहा था कि एलटीसीजी हटाया जाएगा या एसटीटी हटाया जाएगा, दो में से एक को हटा देंगे बाद में वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2024 में भी फिर आपको मालूम ही है कि इंक्रीमेंट किया गया, 2025 में भी, और फिर अब 2026 के बजट में जो कि FY 2027 के लिए लागू होगा तो वहाँ पर भी आपने जो है बढ़ोतरी ही देखी है। तो अल्टीमेटली 1-2 बार रिड्यूस किए गए हैं अगर हम पूरी टाइमलाइन को देखें, तो ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि ऐसा है जो एक नैरेटिव चल रहा है कि दुनिया भर में जो एसटीटी है बहुत सारे देशों में हाई है, बहुत सारे देशों में एसटीटी अगर हाई है तो उनके यहाँ एलटीसीजी है, दूसरे टैक्सेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हर देश की अपनी स्थिति है कि वो किस रेट पर टैक्स लगाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी देश बहुत हायर टैक्सेशन पे हैं एसटीसीजी या बाकी जगह, तो उनका स्टॉक मार्केट बहुत ही खराब अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो करता है, बहुत बार बहुत सारे देशों को विदेशी पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो भी एक कारण है। तो हर एक पहलू आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ एक नैरेटिव नहीं आप सेट कर सकते कि टैक्स बहुत सारी जगहों पे ज़्यादा है। भारत में बहुत अलग प्रकार टैक्सेस है, यहाँ पर ट्रेडर बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस दे रहा है, सिर्फ एसटीटी नहीं दे रहा है, कमाने के बाद भी टैक्स दे रहा है। बहुत जगहों पर इनकम टैक्स जीरो है, एसटीटी अगर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वो एक अलग बैलेंस आउट हो जाएगा। तो बहुत सा इफ एंड बट है, लेकिन उसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मार्केट प्रैक्टिस ढलका होगा, दिक्कत में जाएगा, दिक्कत भरा हो सकता है। और अगर ये दिक्कत भरा रहेगा तो फिर चाहे आप जहां पर भी निवेश करते हो वो तकलीफ दे रहेगा। तो उम्मीद ये रहेगी कि सरकार जो है इसको रोल बैक कर ले। अगर ये रोल बैक कर लेती है तो सभी के लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स अभी और बढ़ेंगी। और मार्केट के आगे जाने को लेकर के, यानी लगातार बाजारों में तेजी की इन्वायरमेंट बन पाने के लिए ज़रूरी है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो खुश रहें और वो आपके मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित रहें। अगर आप उनको इंसेंटिव नहीं देंगे कि वो आपके मार्केट में रहें, आप उनको डिमोरल करेंगे या यूँ कहिए किसी भी तरीके से उनको परेशान होगा कि नहीं मैं किसी और बाजार में जा सकता हूँ, तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति फिर रह जाएंगे उनके लिए फिर मार्केट में वो उत्साह नहीं रह जाएगा और मार्केट की हालत अपने आप में भी थोड़ी सी बिगड़ती हुई जरूर दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि सबके पैसे बनेंगे तभी लोग बाजार में रहेंगे। अगर पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो बाजार में लोग नहीं रहेंगे। और एक ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं। सक्सेस फेलियर रेट्स हर जगह होंगे और ज़रूरी नहीं है कि जो लड़के तैयारी करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वहाँ पर 0.011% का ही सिलेक्शन रेट है, जो कि बहुत ही ख़राब है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप किसी को सरकारी जॉब के लिए या जॉब्स के लिए प्रिपेयर नहीं करने देंगे, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। इसी तरह से 7 से 9% लोग अगर कमा रहे हैं सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा है और लोग धीरे धीरे करके कमाएंगे। कुछ और नियम कायदे लाए जा सकते हैं, एजुकेशन लाया जा सकता है, सर्टिफिकेशन लाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे नियम कायदों को आप ला सकते हैं। अमाउंट का थ्रेशोल्ड लाया जा सकता है जिससे थोड़े कम लोग आए मार्केट में या पढ़ के लोग आए। बट इस तरह से कि लिक्विडिटी ही पूरी खराब हो जाए वो शायद सही नहीं है। खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है, सरकार इसको रोल बैक करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये मुद्दा गर्म है इसलिए मैंने इस पर पूरा बात आपके सामने रख दी है।
है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मेरी जो मॉर्निंग वीडियोज़ हैं वो मेरे दूसरे चैनल पे आ रही हैं, जहाँ पर आज से आना शुरू हुई हैं, जहाँ पर हम जो है बाज़ारों को आज के लिए बाज़ार का क्या रुख हो सकता है वो सुबह के समय 6:30 बजे वो वीडियो पोस्ट हो रही हैं, तो सुबह 6:30 बजे आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको एक यूँ कहिए बाज़ार की पूर्व तैयारी हो जाए कि मार्केट आप किस ढंग से आपको आज ट्रेड करने का मौका दे सकता है, या क्या चीज़ें लगती हैं रात भर में, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं मार्केट के लेवल्स और सारी चीज़ें हम उसमें कवर करके आपके सामने ले आ रहे हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो है मैं कल सुबह वीडियो पोस्ट होने के बाद इस चैनल पर भी पोस्ट के रूप में उसको शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से भी वहाँ पर जा पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि एसटीटी हट सकती है या कोई एलटीसीजी में कटौती की जा सकती है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।